अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पैसा बोलता है विद अंजुम इब्राहिम। ख़वातीन हज़रात, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने अमेरिका में कहा था कि इकॉनमी अब स्टेबलाइज हो गई है। क्या ये सही है या क्या इसमें कोई दरकार है टाइम? आर वी लुकिंग मंथ्स और ईयर्स? इसको आज हम डिस्कस करेंगे। इट्स अ प्लेजर टू हैव डॉक्टर हफीज़ पाशा विद अस ऑन द प्रोग्राम टुडे। वो लाहौर से हमें ज्वाइन करें। वेलकम टू द शो डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, जो इमरान खान साहब ने कहा था अमेरिका में और जो वो अब मेंटेन कर रहे हैं एवर सिंस वी साइन द स्टाफ लेवल एग्रीमेंट एंड दैट वाज अप्रूव्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ IMF, इमरान खान ये कह रहे हैं कि अब हमारी इकोनॉमी स्टेबलाइज हो गई है। डू यू एग्री विद दैट? हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की जो विजिट अमेरिका में हुई है पिछले दिनों, माशाल्लाह मैं समझता हूँ कि काफ़ी प्रोग्रेस हासिल किया है हमारे प्राइम मिनिस्टर, और हम सब पाकिस्तान में इस बात पे हम बहुत खुश हैं। और अल्लाह के फजल से कुछ इश्यूज ऐसे जो बहुत अरसे से पेंडिंग थे, जिस तरह कश्मीर पे जिक्र हुआ है, माशाल्लाह ये हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब मैं समझता हूँ कि उन्होंने इस पे पेश दर्मी की है। अब आप आ जाइए इस सवाल पर कि पाकिस्तान क्या हमारी माशे हालात जो हैं वो स्टेबलाइजेशन या स्टेबिलिटी की तरफ जा चुके हैं? कुछ दिन पहले आपको याद होगा हमारे गवर्नर जो हैं स्टेट बैंक के डॉक्टर बाकर, उन्होंने भी यही कहा था कि स्टेबलाइजेशन कुछ हद तक पाकिस्तान ने हासिल कर लिया है। अब आप ये देखिए कि स्टेबलाइजेशन जो है वो उसके जो इंडिकेटर्स हैं वो क्या होते हैं। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि क्या जो कमी आ रही थी कौमी पैदावार में, खास तौर पे हमारे सनती शोबे में, क्या वो अब रुक गया है? मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि कल ही जो मई के महीने के जो आदाद शुमार हैं वो रिलीज हुए हैं, और उससे ये लगता है कि ये सिलसिला अभी तक जारी है और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में 3.5% कम से कम कमी आई है। लार्ज स्केल, तो लिहाजा लार्ज स्केल डॉक्टर, राइट? लार्ज स्केल, ये लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में, तो उसके अंदाज़ा ये होता है कि पैदावार जो है वो अभी तक कुछ हद तक मुस्तहकम नहीं हो पाए। दूसरी तरफ आप अफरात ज़र की तरफ देखिए, तो जो पिछले महीने के आदाद शुमार हैं अफरात ज़र के बारे में, उससे लगता है कि कुछ थोड़ा बहुत इजाफा होता रहा है। अब ये 9% से ऊपर या आपका जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो जा चुका है। और स्टेट बैंक ने अपने रिपोर्ट में ये कहा है, मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट में, कि शायद इम्कानात ये हैं कि ये कुछ 2-3 पॉइंट्स और बढ़े, यानी कि ये 11 से 13% तक जा सकता है। इसलिए उन्होंने पॉलिसी रेट में 1% का इजाफा किया। तो अफरात ज़र में अभी तक जिसे कहते हैं कि स्टेबिलिटी नहीं आई है और इजाफा जारी है। सही। तीसरी तरफ आप बजट पे आ जाएं। बजट का खसारा जो था वो पहले हमें ये बताया गया था कि पहले 9 महीने में बजट का खसारा जो है वो तकरीबन GDP का 5% था, यानी कि हर क्वार्टर ये तकरीबन 1.6% या 1.7% रहा। मगर हैरत की बात यह है कि अब जो लेटेस्ट एस्टिमेट्स आए हैं उससे लास्ट क्वार्टर में, यानी कि अप्रैल टू जून के क्वार्टर में 2019 के, आपके खसारे में 3.5% ऑफ द GDP मेरे ख्याल से एस्टिमेट आया है, यानी कि ये 2 गुना है पिछले 3 क्वार्टर्स के एवरेज से। तो बड़े अदब से मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो कह रहे हैं कि जो स्टेबिलिटी आ गई है, और आखिरी इंडिकेटर जो है वो स्टॉक मार्केट है, और स्टॉक मार्केट में तो बड़ी तेज़ी से कमी आ रही है। IMF प्रोग्राम के अनाउंसमेंट के बावजूद मार्केट गिरता रहा, और बाज़ को 500-600 पॉइंट से भी गिरता रहा रोजाना। लिहाजा इस वक्त कोई ऐसा इशारा या इंडिकेटर नहीं है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी ने स्टेबलाइजेशन हासिल कर ली है या करने जा रही है। तो मैं अदब से कहता हूं कि यह स्टेटमेंट शायद मुनासिब नहीं है। डॉक्टर साहब, ये जो करंट अकाउंट डेफिसिट है ये तो कम डेफिनेटली हुआ है
from 19 to near about $13 billion. जी, मगर उसमें एक बात नोट करिए कि हमारा जो डेफिसिट था जनवरी टू मार्च जी, वो वाकई उसमें नुमाया कमी आई थी, तकरीबन $800 मिलियन ये हर महीने इसका एवरेज गिर गया था जी, पिछले साल के आखिरी में ये $2 अरब तक जा पहुंचा था मंथली। मगर कुछ परेशानी की बात यह है कि आखिरी क्वार्टर में यानी कि अप्रैल से जून में 2018-19 में ये फिर से $1 अरब से ऊपर जा चुका है। तो यानी कि $800 मिलियन से बढ़कर आखिरी क्वार्टर में कुछ इजाफा होते हुए ये फिर $1 बिलियन पे आ गया है। तो उसमें भी थोड़ी सी एक तरह से परेशानी की बात है कि क्यों इसमें फिर से इजाफा हुआ। आप मतलब आपका एम्फेसिस यही है कि जो ट्रेंड है, जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स का वो ट्रेंड जो है वो अभी तक किसी हद तक इम्प्रूव नहीं किया। डू यू थिंक दिस इज़ गोइंग टू बी लिमिटेड टू द शॉर्ट टर्म, जो कि हमारे जो एडवाइज़र भी हैं प्राइम मिनिस्टर फाइनेंस के, IMF की जो रेजिडेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं वो भी ये कहती हैं कि ये शॉर्ट टर्म के मेजर्स जो हैं ये लॉन्ग टर्म में या मीडियम टर्म में दे विल स्टार्ट इम्प्रूविंग। वुड यू एग्री विद दैट गिवन द पॉलिसीज दैट आर ऑलरेडी इन प्लेस? सवाल ये पैदा होता है कि इस साल क्या होने वाला है। जी, एक तरफ तो आपने बजट में हमारे जो टैक्स के अहदाफ हैं उनमें 45% की तवक्को रखी है। सही, यह गैर मुमकिन सी बात है, जबकि पिछले साल हमारे टैक्स रेवेन्यूज में कोई इजाफा नहीं हुआ। और जब आपके GDP के ग्रोथ में सिर्फ 2.4% इजाफे के फोरकास्ट है, सही, तो ये कैसे होगा? ये कैसे होगा? डॉक्टर साहब, we'll take a short break here. We'll be right back. Please stay with us if you can. वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। डॉक्टर साहब, आप से मैं एक सवाल पूछना चाहूँगी जो आई थिंक विच इज़ वेरी प्रेवलेंट इन द होल ऑफ द कंट्री। वो ये है कि जैसे कि आपने कहा कि इन्फ्लेशन जो है वो 11 से 13% की या प्रोजेक्शन हो रही है। बजट जो डॉक्यूमेंट है उसमें इन्होंने यही कहा था कि 11 से 13 होगी, सो इट इज़ विद इन द पैरामीटर्स। IMF का अगर हम डॉक्यूमेंट देखें उसमें भी है कि 13% होगी। दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट 11% एट ऑल। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि अपार्ट फ्रॉम government servants and apart from the junior cadres of the military, senior cadres ने कोई pay raise नहीं लिया apparently दोनों civilian और military establishments में। मेरा question ये है कि जो private sector है, जो लोग हमारे farms में काम करते हैं, उनकी जो salaries हैं या wages हैं, they have either remained the same or in some cases they have actually been reduced while the inflation is going up। तो ये एलिमेंट जो है ये डिस्काउंट रेट को ऊपर नीचे करने से तो फर्क नहीं पड़ेगा ज्यादा? जी, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया। देखिए, आदाद शुमार जो हैं वो ये बता रहे हैं जी जी कि हमारा जो अफरात ज़र की रफ्तार है जी, वो उस पे मुनस्सिर है कि आप इस साल करेंसी हमारे रुपए की कदर में कितनी गिरावट लाते हैं। और IMF प्रोग्राम के तहत तो उन्होंने ये कहा है कि उनका ख्याल ये है कि 27% कमी होनी चाहिए हमारे रुपए में अगर हमने करंट अकाउंट डेफिसिट को आधे से कम करना है। सही, मगर कुछ एक्सपर्ट्स और मेरा भी अपना अंदाजा ये है कि करंट अकाउंट डेफिसिट को कम करने के लिए आपको शायद डिवैल्यूएशन और करना पड़े। और अगर आपको डिवैल्यूएशन और करना पड़े तो खतरा यह है कि अफरात ज़र जो है वो 13 से भी ज्यादा फीसद जा सकता है। और हो सकता यह है कि इस साल के एंड तक यानी कि दिसंबर तक ये 18 से 20% तक पहुंच जाए और फिर अल्लाह के फजल से कुछ कमी इसमें आना शुरू हो।
تاکہ جون کے مہینے تک یہ 11% پر آ جائے. Okay. ڈاکٹر صاحب آپ اور میں we are discussing obviously inflation in total numbers. We are talking about 11%, 13%, which is in the danger zone. But میں بات کر رہی ہوں کہ وہ جو ایک construction worker ہے for example وہ اس کو تو اس کی میں اس پہ آ رہا ہوں میں اس پہ آ رہا ہوں. جی جی دیکھیے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جو مزدور ہیں کسان ہیں اور یعنی کہ جو لوور مڈل کلاس ہے صحیح ہے ان کی لیونگ سٹینڈرڈ میں اگر کوئی نمایاں کمی نہیں آنی ہے جی تو یقیناً ان کے آمدنی میں اتنا ہی اضافہ ہونا چاہیے جتنا افراط زر میں ہے. جی اس کے امکانات بہت کم ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اکانومی میں آپ کی ترقی کی رفتار کم ہو جائے تو بے روزگاری میں اضافہ ہوتا ہے. صحیح. اور میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ شاید اس سال بے روزگاری میں تقریباً کم از کم 12 لاکھ ہمارے مزدور بے روزگار ہو سکتے ہیں. یہ بڑی افسوسناک سچویشن ہے مگر یہ حالات یہی ڈاکٹر بتا صاحب رہے ہیں. یہ جو 12 لاکھ کی آپ بات کر رہے ہیں یہ دیز آر ناٹ پیپل جو کہ ایلیجیبل ہوں گے خان صاحب کے سوشل سیکٹر پروگرامز کے بیکاز جو ان کے وہ ہو رہے ہیں جو وہ سروے کروا رہے ہیں یا جو بھی اٹس اے ویری ایمبیشیس پروگرام بٹ دی اماؤنٹ فار اٹ از جسٹ 200 بلین روپیز اور یہ کیا سفیشینٹ ہوگا 12 لاکھ اگر اور لوگ آ گئے؟ دیکھیے اس وقت first of all ڈاکٹر صاحب to identify them, right? جی بالکل پہلے تو ان کو آپ کو لوکیٹ کرنا پڑے گا. دوسری طرف یہ ہے کہ آپ نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت جی تقریباً 80 لاکھ لوگوں کو کور کیا تھا. جی جی اب اس میں اضافہ آپ کو 12 لاکھ کا کم از کم کرنا پڑے گا. اور اب آپ سوچئے کہ جب آپ مشکل سے 1700 روپے سے 2000 روپے کا ایک سٹائپنڈ دیتے ہیں مہینے میں تو اس سے تو کسی غریب فیملی یا کسی غریب شخص آپ سے بالکل ان کا گزارا اتنے پیسوں میں نہیں ہوتا ہے. یہ صرف ایک طرح سے ایک سپلیمنٹ ہے تاکہ اگر آپ کی آمدنی ہے کچھ کم ہے تو یہ جو آپ دے رہے ہیں سٹائپنڈ یا گرانٹ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت یا احساس پروگرام کے تحت وہ اس کو سپلیمنٹ کرے مگر سبسٹیٹیوٹ تو نہیں کر سکتے. بالکل. اور ڈاکٹر صاحب اگر آپ دیکھا جائے تو پچھلے سال بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں 118 بلین ہوا تھا. اس سال ٹوٹل آپ دیکھ لیں کہ ان کا ہیلتھ پروگرام بھی ہے ان کے اور بہت ایمبیشیس اینڈ آئی مسٹ سے ویری گڈ پروگرامز بٹ دیز پروگرامز آر اونلی ایز گڈ ایز ہاؤ مچ منی یو کین پٹ ان. جی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ. مشکل سے اس وقت ہمارے غربت کے خاتمے کے لیے سارا ملک جو ہے آپ اس میں ہمارے پروونشل حکومتوں کو بھی ملا لیں تو تقریباً اس سال اندازہ یہ ہے کہ 300 ارب کے لگ بھگ خرچ کیا جائے گا. یہ ہماری اکانومی جو ہے اس کا 1% بھی نہیں ہے تو یہ تو بہت کم ہے. آپ کو اپنے ریونیوز میں اضافہ کرنا ہے اور اس کے نتیجے میں آپ کو اپنے پراورٹی پروگرام کو بہت حد تک اس میں اضافہ کرنا ہے تاکہ اس سے واقعی غربت کے خاتمے میں آپ کو سہولت ہو. Okay, and that's not going to be easy, ڈاکٹر صاحب. That is something کہ پیسہ جو پرائم منسٹر صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پیسہ میں جنریٹ جو بھی کروں گا یہ کرپشن کا پیسہ جو جنریٹ ہوگا جو پلی بارگین کر کے جو پیسہ واپس آئے گا اس کو میں پھر لگاؤں گا on social sectors. How long do you think that process would take? Because that's not a small and a short process. جی بالکل مگر کافی حد تک اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس تو آگے بڑھ چکا ہے. صحیح. خاص طور پہ آپ نے یہ کہہ رہے ہیں آپ کہ ہم کیسز کی فائنلائزیشن کی طرف جا رہے ہیں اور کچھ فرد تو جیل بھی ہو چکے ہیں مگر اس وقت یہ کہنا کہ اندازہ کیا ہے کہ پلی بارگن پہلے مانگا بھی جائے گا
और अगर मांगा गया that's a very तो good कितना point, हो? Dr. Saab. We'll take a short break here. Khawateen Hazrat, please stay with us. वेलकम बैक लेडीज़ एंड जेंटलमैन. डॉक्टर साहब बताइएगा फिर ये जो गरीब लोग हैं उनके लिए 200 बिलियन तो कम है, उनके लिए ये इन्फ्लेशन जो इतना ज़्यादा है वो अप्रोप्रिएट नहीं है, वो तो दे कैन नॉट मेक एंड्स मीट. आपको पता है कि रोटी, डबल रोटी, नान, इन सब की प्राइसेस बढ़ गई हैं बिकॉज ऑफ द राइज इन द प्राइस ऑफ गैस. तो ये सारी जो चीज़ें हैं इसका कोई हल मतलब आई अंडरस्टैंड, आई मीन वी ऑल अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान और खान साहब सही कहते हैं कि उनको जो इनहेरिटेंस थी वो बहुत ख़राब इकोनॉमी मिली है. बट व्हाट इज़ द सॉल्यूशन फॉर द शॉर्ट टर्म फॉर दिस ईयर इफ एनी? देखिए, अंदाज़ा ये है जी, और अगेन मैं अफसोस से कहता हूँ जी, कि तकरीबन गुर्बत के नीचे जाने वाले लोग जो हैं, खुदा न खास्ता, उनकी तादाद इस साल 40 लाख से ज्यादा हो सकती है. और डॉक्टर साहब व्हेन यू से गुर्बत से नीचे जाने वाले, यू मीन लेस देन $1 अ डे? जी, हमारा अंदाजा पाकिस्तान का, हमारा अपना जो एस्टिमेट है जी जी कि एक घर अगर उसमें 6 फर्द हैं जी, तो महीना उनकी आमदनी कम से कम 25,000 रुपए होनी चाहिए. ये है पॉवर्टी लाइन. और इसके हासिल करने में अफसोस से मैं कह रहा हूं कि तकरीबन 40 लाख लोग नीचे जा सकते हैं. आप हमें 40 लाख लोग प्लस their families, so you are multiplying that by 6, is that right? नो 40 लाख लोग यानी Total. कि 4 मिलियन पीपल. Okay. एक साल में 40 लाख लोग गरीब होना, ये पाकिस्तान की तारीख में एक सबसे ज्यादा है. काफी तेज रफ्तार सही. है. जी, और हमें ये करना चाहिए था कि ये जो आम चीजों की कीमतों में इजाफा किया गया है, यानी कि गैस में, बिजली में और आपके खाने पीने की चीजों में जिसमें चीनी है, जिसमें घी है, फिर कपड़ों में इजाफा किया गया है, फिर जूतों में इजाफा किया गया है. ये बेशुमार लिस्ट है. इनडायरेक्ट टैक्सेस में जो आपने इस साल इजाफा किया है, सही. रेवेन्यूज के टोटल इजाफे में ये 70% है. तो आपने बोझ आम लोग पर डाला है. आपकी स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए थी कि आप ज्यादा से ज्यादा जो अमीर तबका है, और मैं आपको ये बताऊं, आपको हैरत होगी कि पाकिस्तान के सबसे अमीर जमींदार पाकिस्तान में टैक्स, इनकम टैक्स मुश्किल से 2 अरब, जबकि उनकी आमदनी कम से कम 1000 अरब है. ये कौन सा निजाम है? आपको कोशिश ये करना चाहिए था कि इनकम टैक्स में तेजी से इजाफा करते, और जो टैक्स इवेड कर रहा है. एक चीज जो शब्बर ज़ैद जो चेयरमैन है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के, उनके हवाले से ये मेरे ख्याल में काफ़ी पर्टिनेंट होगी ये कहना कि वो यही कह रहे हैं कि हम वी आर गोइंग आफ्टर द बिग फिश, वी आर नॉट गोइंग टू लेट देम ऑफ, दे हैव टू स्टार्ट फाइलिंग. तो ये सुना है कि ये दे आर डिस्कसिंग इट विद लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज एज वेल टू मेक श्योर कि ये जो लोग हैं ये इस दफ़ा स्ट्राइक एक्शन करके निकल ना जाएं, दे डोंट ब्राउ बीट द गवर्नमेंट. तो ये एक चीज़ तो डॉक्टर साहब शायद दे मे सक्सीड, दे मे नॉट सक्सीड, बट थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन द शो. ख़वातीन हज़रात, जैसे आपने सुना डॉक्टर साहब ने बड़े क्लियरली विद अ वेरी पर्टिनेंट एनालिसिस उन्होंने ये बताया है कि स्टेबलाइजेशन इस वक्त नहीं है. ऑन द कॉन्ट्री जो ट्रेंड्स हैं मेजर मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के, वो ज़्यादा नेगेटिव हुए हैं लास्ट क्वार्टर ऑफ लास्ट फिस्कल ईयर के, जिसके रिजल्ट्स प्रोजेक्शंस नहीं, जो एक्चुअल डेटा है वो आ चुका है. उन्होंने ये भी कहा कि जो हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है दैट इज़ परफॉर्मिंग वेरी पुअरली, नेगेटिव में चला गया है, और जो हमारा प्राइवेट सेक्टर है जिसकी तनख्वाहें नहीं बढ़ी, वो वेजेस जो हैं वो
وہ اسی جگہ کھڑی ہوئی ہیں جو پچھلے سال تھی, اور پرائسز جو ہیں وہ اب 13% بڑھ گئی ہیں. اور اس میں جیسے اگین پوائنٹڈ آؤٹ ویری ویل بائی ڈاکٹر پاشا, وہ جو گیس کی جو بیسک یوٹیلیٹیز کی پرائز بڑھی ہے, جس سے کہ امپیکٹ ہوتا ہے آن آل آئٹمس, مطلب ہے کہ روٹی جو میجر ہماری جو اسٹیپل ڈائٹ ہے اس پہ بھی پرائز بڑھی ہے. there has to be some give, because یہ چیز مینٹین کرنا with the population جس میں انمپلائمنٹ ڈاکٹر صاحب نے اگین ہی مینشنڈ 40 لاکھ لوگ جو ہیں وہ پاورٹی لیول میں اس کی وجہ سے چلے جائیں گے. تو there has to be some give in the policies, because میرا خیال میں یہ سسٹینیبل نہیں ہوں گی. سوشل امپیکٹ اس کا جو ہے وہ سسٹینیبل شاید نہ ہو. اجازت دیجیے اسی کے ساتھ خدا حافظ.